हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत सीरियल्स, पल्स, फाइबर, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं इनका डिस्कशन होगा। सबसे पहले बात करें हम सीरियल्स क्रॉप की, तो सीरियल्स मतलब अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में आपका गेहूँ, मक्का, धान, ये मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा और ढेर सारी फसलें हैं। सीरियल्स यानी अनाज। सीरियल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्टिवेटेड ग्रासेस और क्रॉप्स दैट yielded edible grains and consumed in whole world with consumption of micronutrients such as calcium, iron and vitamins with protein and calories. Because they make up the bulk of the diet, so they called staple food. staple food मतलब मुख्य भोजन, अर्थात अनाज अत्यधिक महत्वपूर्ण खेती वाली घास या फसलें हैं जो खाद्य अनाज पैदा करती हैं और प्रोटीन और कैलोरी के साथ कैल्शियम, आयरन और विटामिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की खपत के साथ पूरी दुनिया में खपत होती हैं। क्योंकि ये थोक रूप से आहार में प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें मुख्य भोजन यानी स्टेपल फूड कहते हैं। मुख्य रूप से प्रयोग होती हैं मतलब आपका जो भोजन है इसमें एक महत्वपूर्ण रोल ये अदा करती हैं। ये महत्वपूर्ण रोल जो है इनका, ये भोजन की पूर्णता तथा उपलब्धता के साथ साथ इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, इसको भी कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बताएं आपको अनाज के बारे में ही। अनाज या दाने पोएसी या ग्रेमनी कुल से संबंध रखते हैं। वनस्पति रूप से इन बीजों को कैरियोप्सिस कहा जाता है। कैरियोप्सिस कहा जाता है और संरचनात्मक रूप से एंडोस्पर्म, जर्म, ब्रान और सुरक्षात्मक बाहरी परत के रूप में विभाजित किया जाता है। मतलब सीरियल्स और गेन बिलोंग टू द मोनोकॉट फैमिली पोएसी और ग्रेमनी। बॉटनिकली दीज सीड्स आर कॉल्ड कैरियोप्सिस and are strictly divided into endosperm, germ, bran and protective outer layer। आप देखेंगे यहाँ पे ये जर्म है, ब्रान ये लेयर है और यहाँ बीच का जो पोर्शन है ये एंडोस्पर्म कहलाता है और एकदम जो ऊपर की बाहरी की परत है ये प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कहलाती है। इस तरह से एक बीज की संरचना, ये जो आपका बीज है ये बीज की संरचना हो गई। आप देखेंगे आगे प्रसंस्कृत अनाज जो आमतौर पे 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं, उनमें घुलनशील और गैर घुलनशील फाइबर दोनों होते हैं। अनाज के दाने फाइबर, विटामिन, खनिज और फोटोकेमिकल के बड़े स्रोत होते हैं। कम नमी की मात्रा आहार को संभालने और विविधता प्रदान करने में आसान होने के कारण अनाज को स्टोर करना आसान होता है। आप इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इंग्लिश में आप देखेंगे प्रोसेस्ड ग्रेन दैट आर जनरली 75 to 80% कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर, आल्सो इट कंटेंट बोथ soluble and non-soluble fiber। Cereals grains are rich source of fiber, vitamins, minerals and photochemicals। Cereals are easy to store because of low moisture content, easy to handling and providing variety to the diet। मतलब आपके डाइट में, आपके भोजन में कई तरह की विविधता प्रदान करते हैं। दाल हैं तो दालें कई तरह की हैं, सीरियल्स हैं, सीरियल्स कई तरह के हैं। आपके भोजन में सीरियल ये बहुत तरह की विविधता प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे most economically important cereal crop are maize, wheat and rice। Together they account for over 70% of the total cereal। यानी
आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अनाज की मुख्य फसलें मक्का, गेहूं और चावल हैं। सम्मिलित रूप से ये कुल अनाज का 70% होते हैं। मतलब आप टोटल जितना अनाज यूज करते हैं या जितना अनाज टोटल यूज किया जाता है उसमें 70% ये सिर्फ और सिर्फ मक्का, गेहूं और चावल हैं। राइस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड विथ व्हीट, यानी चावल गेहूं के साथ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। फाइबर क्रॉप्स मतलब रेशे वाली फसलें। फाइबर क्रॉप्स आर फील्ड क्रॉप्स ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स विच यूज्ड टू मेक पेपर, क्लॉथ एंड रोप। पेपर बनाने में, क्लॉथ बनाने में और रोप रस्सी बनाने में। द फाइबर्स में बी केमिकली मॉडिफाइड, इनको केमिकली मॉडिफाइड किया जा सकता है। फाइबर क्रॉप्स कैन बी सुपीरियर टू वुड पल्प फाइबर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और कॉस्ट। यानी रेशे वाली फसलें अपने फाइबर के लिए उगाई जाने वाली खेती की फसलें हैं जो पेपर, कपड़े, रस्सी बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। रेशे वाली फसलों को रासायनिक रूप से संशोधित किया जा सकता है। रेशे वाली फसलें तकनीकी रूप से पर्यावरणीय प्रभाव या लागत के मामले में लुगदी से निर्मित रेशे से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यानी जो फाइबर क्रॉप्स हैं वो तकनीकी रूप से पर्यावरण पर प्रभाव खराब नहीं डालती हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। रेशों में आप जाएंगे तो रेशे 2 प्रकार के हैं। एक आपका नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे। दूसरा आप मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर में आपका मानव निर्मित रेशे। आप इसमें और डीप जाएंगे अगर तो नेचुरल फाइबर आर 2 टाइप ऑफ। प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के होते हैं। सेल्यूलोज फाइबर जैसे आपका सीड है, बास्ट फाइबर है, लीफ फाइबर है, ये सारे आपके सेल्यूलोज फाइबर में आते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोटीन फाइबर्स। वूल है, हेयर फाइबर्स हैं, सिल्क हैं, ये आपके वूल फाइबर में आता है, यानी प्रोटीन फाइबर में आता है। वूल आपका ये प्रोटीन फाइबर है। आप जानते हैं आपके बाल, जानवरों के बाल, वूल जो है ये प्रोटीन से निर्मित है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फाइबर कहते हैं। आगे आप देखेंगे मैन मेड फाइबर, मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशे 3 प्रकार के हैं। नेचुरल पॉलीमर बेस्ड फाइबर, सिंथेटिक पॉलीमर बेस्ड फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर्स मतलब प्राकृतिक बहुलक आधारित रेशे, सिंथेटिक बहुलक आधारित रेशे और अकार्बनिक रेशे। ये 3 प्रकार के मैन मेड फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्ट क्रॉप यानी चारा वाली फसलें। द टर्म फॉरेज मीन्स द प्लांट यूज्ड फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। दिस इंक्लूड्स बोथ फॉडर प्लांट्स एंड पास्चर प्लांट्स and may be annual or perennial. Forage are categorized in 2 groups, fodder and pasture. मतलब चारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, pasture या fodder 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्लांट में भी एनुअल और पेरिनियल, ये या तो एनुअल होंगे या पेरिनियल होंगे, दोनों हो सकते हैं, एनुअल भी हो सकते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं। Forage are categorized into 2 groups, fodder and pasture. 2 भागों में बांटा गया है, fodder and pasture. Forage, fodder forage and pasture forage. अब ये क्या होता है आप देखेंगे आगे। fodder pasture मतलब काट कर खिलाया जाने वाला चारा, काट कर खिलाया जाने वाला चारा। Plant which are cultivated as forage crop and they are cut and feed to animal in the stalls. It also harvested for green chop, hay and silage. Plant material with dry matter fiber content over 25%. वे पौधे जो काट कर खिलाए जाने वाले चारे के रूप में उगाए जाते हैं और काट कर
नाद यानी हौज, आप जानते हैं कि जानवरों की जो नाद होती है उसको हौज कहते हैं। नाद या हौज में काट कर डाल दिया जाता है तो जानवर उसको खाते हैं, इसको इंग्लिश में स्टाल कहते हैं। काट कर नाद हौज में जानवरों को खिलाए जाते हैं। ये हरे चारे साइलेज हे के लिए भी उगाए जाते हैं। इनके पौधों में शुष्क रेशे की मात्रा 25% से अधिक होती है। ये हो गया आपका काट कर खिलाया जाने वाला चारा। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉस्चर। पॉस्चर मतलब चारागाह वाली फसलें। चारागाह आप देख रहे हैं, जैसे चारागाह है, इसमें जानवरों को छोड़ दिया जाता है, जानवर घास चलते हैं, इससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है और चारा भी वो खाते हैं। तो ये क्या है, ग्रासेस एंड लेग्यूम्स वर ग्रोन इन पॉस्चर लैंड्स वेयर द एनिमल आर लीड टू ग्रेज देम। चारागाह भूमि में घास और फलियां उगाई जाती हैं जहां जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जानवर यहाँ पे घूमकर चारा खाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, there are a different type of classification about fodder. These two classifications are more easy to understand and adopt. दो तरह के क्लासिफिकेशन ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं अडॉप्ट करने के लिए और समझने के लिए। चारे के बारे में विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हैं जिन्हें समझने और अपनाने में दो वर्गीकरण अधिक आसान है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ कल्टीवेशन, उगाए जाने वाले सीजन यानी ऋतुओं के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन। खेती के मौसम के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। इस तरह से ये तीन भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट फैमिली एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। पौधों का वर्गीकरण कुल तथा अवधि के आधार पर, किस कुल के पौधे हैं और कितने अवधि का चारा है ये। तो पहला है लेग्यूम यानी दलहनी, दूसरा है नॉन लेग्यूमिनस अदलहनी, और लेग्यूम और नॉन लेग्यूम्स कैन बी एनुअल और पेरिनियल। दलहनी या अदलहनी दोनों चारे या तो एनुअल होंगे या पेरिनियल भी हो सकते हैं, दोनों में कुछ भी हो सकते हैं, वार्षिक या बारहमासी। अब इसमें आप देखेंगे बरसीम, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, सूडान, नेपियर घास, ये सब इसमें आता है। मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधीय फसलें, आप देखेंगे एनी प्लांट हर्ब्स ग्रोन फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड विच प्रोवाइड्स हेल्थ promoting characteristics, temporary relief from symptomatic problems or has curative properties in medicinal plants. Example तुलसी, एलोवेरा, टर्मरिक। एलोवेरा आप खूब सुनते होंगे आजकल, एलोवेरा का प्रयोग हर जगह है, बाबा रामदेव भी इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। औषधीय प्रयोजन के लिए उगाए जाने वाली कोई भी पौधे, जड़ी बूटी जो स्वास्थ्य बढ़ावा देने वाली विशेषताएं प्रदान करते हैं या रोग सूचक समस्याओं से अस्थायी राहत या उपचार प्रदान करते हैं, औषधीय पौधे कहलाते हैं, यानी मेडिसिनल क्रॉप। तुलसी, एलोवेरा, हल्दी इसमें मुख्य हैं। स्टिमुलेंट क्रॉप्स, उत्तेजक फसलें, द क्रॉप्स और इट्स सब्सटेंस दैट एक्ट टू इंक्रीज फिजियोलॉजिकल और नर्वस एक्टिविटीज इन द बॉडी आर stimulants crops. It increase the excitement and blood circulation. It have narcotic और drug value. आप देखेंगे पॉपी, कॉफी, टी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी में आप देखेंगे वह फसलें या फसल का कोई भाग जो शरीर में शारीरिक या तंत्रिका गतिविधि को बढ़ाने का कार्य करती हैं, उत्तेजक फसलें होती हैं। इनसे उत्तेजना और रक्त संचार बढ़ता है। इन फसलों में कुछ नशीला या औषधीय मूल्य भी होता है। पोस्ता, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ये सब इसके मुख्य क्रॉप हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑयल सीड क्रॉप यानी तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें क्या हैं? क्रॉप विच आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम देयर सीड इज ऑयल सीड क्रॉप।
It is the chief source of fats and protein. Oil seeds serve as rich source of food, feed and energy. हिंदी में आप जानना चाहेंगे, जो फसलें अपने बीज से तेल निकालने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं वे तिलहन फसलें होती हैं या वसा और प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, और तिलहन भोजन, चारा और ऊर्जा के समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, पल्स क्रॉप यानी दलहनीय फसलें। दलहनी फसलें में आप देखेंगे एन एडेबल सीड फ्रॉम प्लांट्स बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली इज पल्स क्रॉप, यानी फली परिवार के पौधे जिनके बीज खाने में काम आते हैं वे दलहनी फसलें होती हैं। इनके बीजों से दाल बनती हैं। आप दाल खाते हैं, देखेंगे मूंग, उर्द, ये सब इसमें आते हैं। दालों के बारे में और जानेंगे आप, तो पल्स आर डिफाइंड एज लेग्यूमिनस क्रॉप्स यील्डिंग फ्रॉम 1 to 12 grains or seeds of variable size, shape and color within a pod. Pulse are a great source of protein which make the dish lower in fat and cheaper. दलहन को फलीदार फसलों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 से 12 दानों वाली फली के भीतर विभिन्न आकार, प्रकार और रंग के बीज के रूप में होते हैं। दलहन प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है जो पकवान को कम वसा वाला और सस्ता बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, इट इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फीड एज हेल्दी डाइट फॉर ह्यूमन एंड आल्सो कैन बी यूज्ड एज फीड फॉर पोल्ट्री एंड पिग। यह मानव के लिए स्वस्थ आहार के रूप में भोजन और आहार दोनों तरह से उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग पोल्ट्री और सुअर के लिए आहार के रूप में भी किया जाता है। मुर्गियों का पालन करते हैं, इसमें भी दालों का प्रयोग होता है उनको खिलाने के लिए, और सुअर पालन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पल्स रिक्वायर वेरी लेस or non-nitrogen fertilizer due to their ability to biologically fix nitrogen from the air. दालों को हवा से नाइट्रोजन को जैविक रूप से स्थिरीकरण करने की क्षमता के कारण नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। आप जानते हैं पल्स जो हैं, दलहन जो है, दाल की जो पौधे हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि में करते हैं, अपनी जड़ों में करते हैं, जिसके कारण इन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम होती है या कहीं कहीं नहीं भी होती है। अब आप देखेंगे शुगर क्रॉप, शर्करा फसलें। द क्रॉप ऑफ दैट ग्रुप स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन देयर रूट्स एंड यूज टू इट मेक शुगर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल प्लांट्स। इन्हें इंडस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं। हिंदी में देखिए, इस समूह की फसलें कार्बोहाइड्रेट को अपनी जड़ों में संग्रहित करती हैं और शर्करा बनाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। इसे औद्योगिक पौधे भी कहा जाता है, क्योंकि औद्योगिक रूप में इनका प्रयोग होता है, इनसे बड़े स्तर पर चीनी बनती है, इसलिए इन्हें औद्योगिक फसलें भी कहते हैं। द सोर्स ऑफ शुगर कैन बी स्टेम और अंडरग्राउंड रूट्स। आपका जो सोर्स है शुगर के लिए वो अंडरग्राउंड रूट भी हो सकता है और स्टेम भी हो सकता है। शर्करा का स्रोत भूमिगत जड़ें हो सकती हैं या तना भी। टू मेन सोर्स ऑफ शुगर आर शुगर कैन एंड शुगर बीट। ये व्यापारिक रूप पे भी बहुत ज़्यादा इनका उपयोग होता है। बड़े स्रोत जो हैं ये शुगर केन और शुगर बीट है। सोर्स ऑफ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट आर स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए पौधे के जो भाग हैं वो तना भी हो सकता है, जड़ें भी हो सकती हैं और फूल भी हो सकता है। आप आगे देखेंगे वेजिटेबल क्रॉप्स यानी सब्जी वाली फसलें। वे फसलें जिनका प्रयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं उन्हें वेजिटेबल क्रॉप्स कहते हैं। और
स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलरी कल्चर। इसे ओलरी कल्चर कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को। इसमें आप देखेंगे वेजिटेबल्स आर हर्बेरियस प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट आर आइदर सर्व्ड रॉ और कुक्ड एज पार्ट ऑफ द मेन कोर्स ऑफ मील। सब्जियां पौधे या पौधों का हिस्सा होते हैं जिन्हें या तो कच्चा परोसा जाता है या भोजन के मुख्य भाग के रूप में पकाया जाता है। सलाद में आप इनका प्रयोग कच्चे रूप से कर सकते हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर को आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं, मूली है, मूली को आप सलाद में यूज़ कर सकते हैं। तो कच्चा या पकाकर इन्हें खाया जाता है। नेक्स्ट आइए, वेजिटेबल्स आर एडिबल लीव्स, शूट्स, एडिबल लीव्स, शूट्स, fruits and root of plant that are eaten in whole or part, raw or cooked, often served as supplements to starchy foods and meals। सब्जियां खाई जाने वाली पत्तियां, तने, फल और पौधे की जड़ें होती हैं। यह पूर्ण या आंशिक रूप से खाई जाती हैं। कच्चा या पकाकर अक्सर इन्हें शर्करा खाद्य और भोजन के रूप में आपूर्ति करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन स्पाइसेस यानी मसाले। एरोमेटिक नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर ड्राइड सीड्स, बर्ड्स, फ्रूट्स और फ्लावर, पार्ट और रूट्स ऑफ ए plant is known as spices. Principally used as a flavoring, coloring or presenting agent in food, major spices used as form of seed: garlic, saffron, curry leaves, also important spices. It is divided into herbs and blends. सुगंधित प्राकृतिक उत्पाद जो सूखे बीज, कलियां, फल, फूलों के हिस्से या पौधे की जड़ें होती हैं, उन्हें मसाले के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से इन्हें भोजन में रंग, सुगंध या स्वाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्य मसाले बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लहसुन, केसर, करी पत्ती भी महत्वपूर्ण मसाले हैं। इन्हें शाक व मिश्रण मसालों के में विभक्त किया जाता है। आप देखेंगे हर्ब्स यानी साग, एरोमेटिक लीव्स, फ्लावर और स्टेम ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट यूज्ड फ्रेश और ड्राइड फॉर फ्लेवर। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विच सॉफ्ट ग्रीन स्टेम एंड स्मॉल रूट्स। हिंदी में फूलों वाले पौधों की सुगंधित पत्ती, फूल, तने ताजा या सूखे रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें साग कहते हैं। ये नरम हरे तने और छोटी जड़ों वाले पौधे होते हैं। आप देखेंगे इनको ब्लेंड स्पाइसेस, मिश्रण मसाले क्या हैं। मिश्रण मसालों के बारे में आप जानेंगे। ए मिक्स ऑफ स्पाइसेस, हर्ब्स, सीड्स और अदर फ्लावरिंग मटेरियल्स आइदर ग्राउंड और होल। जड़ी बूटी जिसको ब्लेंड्स कहते हैं। जड़ी बूटी आप देखेंगे यहाँ पे है, ये आपका जड़ी बूटी लिखा है यानी कि साग यानी जड़ी बूटी। बीज या अन्य स्वाद सामग्री या तो पूर्ण रूप से पीसकर मिश्रण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें मिश्रण मसाले कहते हैं। मतलब ये मिश्रित करके मसाला बनाया जाता है, ये मिश्रण मसाला कहलाता है। अब आ गया कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स है ए सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव फ्लेवर टू फूड इज कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स। एक पदार्थ जो कि भोजन को स्वाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉन्डिमेंट्स कहलाता है। आप इलायची या महक वाली चीज़ें जो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, कोई स्वाद आ जाए, ये कहलाते हैं। आप मसालों में देखेंगे तेज पत्ता या इस तरह की चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं।
any spices, herbs or seeds which is more commonly a present prepared mixture of seasoning, sometime in liquid form used to accompany food. किसी भी मसाले, शाक या बीज को स्वाद देने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतः मसाले तीखे, तरल व मिश्रण के रूप में भोजन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब मसाले किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, या तो स्वाद देने के लिए, थोड़ा कड़वापन बढ़ाने के लिए, या आप जो है तरल रूप में इन्हें भोजन में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप आपकी आएगी, नेक्स्ट कैटेगरी आएगी रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, जड़ और कंद वाली फसलें। जड़ें और कंद, क्रॉप दैट आर रिप्रोड्यूस्ड बाय कल्टिवेटिंग रूट्स और कटिंग प्लांट्स, दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर एंड ट्रांसपोर्ट देम। मतलब रूट का काम क्या है, रूट क्या है, रूट क्रॉप क्या है? रूट क्या है? ऐसी फसलें जो जड़ों या पौधों को काटने से पुनः उत्पन्न होती हैं। यह फसलें भोजन का संग्रह अपनी जड़ों में करती हैं। ये खनिज और जल को अवशोषित करती हैं और उनका परिवहन करती हैं। भूमि से जल और खनिज पदार्थ को जड़ें ही अवशोषित करती हैं, और ये वो जड़ें होती हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। जड़ों वाली फसलें कहेंगे इनको, या रूट एंड ट्यूबर क्रॉप में आता। तो ये रूट थी, ये रूट थी। अब आ जाएंगे आप ट्यूबर यानी कंद वाली फसलें। द ट्यूबर इज द enlarged tip of an underground stem. The plant used this tip to store food and also provides a new plant. यानी कंद एक भूमिगत तने के बढ़े हुए सिरे को कहते हैं। पौधे भोजन को स्टोर करने के लिए इस सिरे का उपयोग करते हैं और एक नया पौधा भी प्रदान करते हैं। यानी ये तना जो है जिसमें पौधे अपना भोजन संग्रह करेंगे, यही आपके ट्यूबर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आया आपका फ्रूट क्रॉप, यानी फलों की फसलें, फलों वाली फसलें। फ्रूट क्रॉप में देखेंगे आप, द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, इज कॉल्ड पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन और खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। इन जनरल ए फ्रूट डिफाइंड एज द एडेबल फ्लैशी पोर्शन ऑफ पेरेनियल वुडी और हर्बेसियस प्लांट्स हुज डेवलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फ्लावर। सामान्य तौर पर एक फल को 12मासी काष्ठीय या जड़ी बूटियों के पौधे के खाद्य मांसल भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका विकास मुख्यतः फूल से संबंधित होता है। मतलब फूल से ही फल बनता है। आप इसमें आगे आएंगे, पोमोलॉजी। द वर्ड पोमोलॉजी कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, पोमस एंड लॉगस। जो पोमस शब्द है ये लैटिन वर्ड है, एंड जो लॉगस शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है। इन दोनों वर्ड को मिलाकर पोमोलॉजी बना है। पोमस मीन्स फ्रूट्स एंड लॉगस मीन्स स्टडी, यानी फ्रूट की स्टडी। इट इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स। पोमोलॉजी शब्द दो शब्दों से, पोमस और लॉगस से मिलकर बना है। पोमस का अर्थ है फल और लॉगस का अर्थ है अध्ययन। यह फलों के बढ़ने, भंडारण और प्रसंस्करण का विज्ञान है। आपने देखा कि पोमस शब्द जो है वो लैटिन है, लॉगस शब्द जो है वो ग्रीक है। लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं को मिलाकर पोमोलॉजी बना हुआ है। इसीलिए अगर पूछा जाता है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। आप आगे देखेंगे, इन बॉटनिकल व्यू, वनस्पतिक दृष्टिकोण से, फ्रूट इंक्लूड्स ए मैच्योर्ड एंड ripened ovary which is directly associated with the ovary।
फल में परिपक्व और पका हुआ अंडाशय शामिल होता है जो सीधे अंडाशय से जुड़ा होता है। ये आपका वनस्पतिक दृष्टिकोण से फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इन हॉर्टिकल्चर व्यू, आप बागवानी की दृष्टि से अगर देखेंगे, फ्रूट इज एन एक्सपेंडेड एंड रैपेंड ओवरी अटैच विथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी फल एक विस्तृत और पका हुआ अंडाशय होता है जो प्रजनन संरचना के साथ होता है। आप इसके बारे में अगर आगे देखेंगे तो क्लासिफिकेशन फ्रूट का, फ्रूट क्लासिफिकेशन कैसे है, आप यहां पे अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और इधर है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर चलेंगे तो फर्स्ट एग्रीगेट, कंपाउंड एंड सिंपल फ्रूट्स। अब सिंपल फ्रूट को दो भागों में बांटा गया है, ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट को डिसेंट, इनडिसेंट और सीजोकार्पिक, फ्लैशी फ्रूट को ड्रूप, बेरी, पोम और पेपो, इस तरह से भाग में बांटा गया है। और अकॉर्डिंग टू ओरिजिन आप जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ये ट्रू फ्रूट्स और सीडो और यानी फॉल्स फूड, सीडो फ्रूट्स और फॉल्स फूड, इस तरह से फ्रूट का क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, फल की संरचना के आधार पर, फल की संरचना के आधार पर फलों को तीन भागों में बांटा गया है, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड मल्टीपल फ्रूट। सरल फल, समूह फल और बहुफल। सरल फल क्या होते हैं? फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम वन फ्लावर, एक फूल से विकसित फल, एक फूल से जो फल विकसित होता है वो सिंपल फ्रूट कहलाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सर्वल फ्रूट्स इन वन फ्लावर, मतलब एक फूल में कई फलों का विकास अगर हो रहा है तो ये आपका समूह फल यानी एग्रीगेट फ्रूट कहलाएगा। फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ सर्वल फ्लावर्स, मतलब कई फूलों के एक समूह से विकसित फल जो होगा वो आपका बहुफल कहलाएगा। आगे आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रूट, फल की उत्पत्ति के आधार पर, फल की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सच्चा फल जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, दूसरा आपका है फॉल्स फ्रूट जिसको झूठा फल कहते हैं, सीडो और फॉल्स फ्रूट। ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रोज इनटू द फ्रूट, यानी फूलों का अंडाशय फल में बदल जाता है, ये एक सच्चा फल यानी कि ट्रू फ्रूट कहलाता है। दूसरा क्या है? फॉल्स फ्रूट। It is often found the other floral part such as thalamus, receptacle or calyx may grow and found a fruit, यानी अक्सर थैलेमस या कैलिक्स जैसे अन्य पुष्प भाग बढ़कर फल बन जाते हैं जिन्हें झूठे या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। इसको एग्रोनॉमिकल या इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सब एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत उगाई जाती हैं, इसलिए एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहला गया। और चूंकि सारा क्लासिफिकेशन आपका जो है ये, इसमें जितना भी उत्पादन कर रहे हैं या जिन भी फसलों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसको औद्योगिक रूप से भी उगाया जाता है अपने पर्पस के लिए भी और बेचने के लिए भी, इसलिए इसको इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।